फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पर्सनल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में। इसको आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। देखो, पर्सनल से आप क्या समझते हो? ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है, जो एक ह्यूमन से रिलेटेड हो। तो कहते हैं कि जो पर्सनल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं ना, वो किससे डील करते हैं? जो हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्स। अगर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं पर फोकस नहीं करेगी तो को काम हो ही नहीं सकता। चाहे कितने अच्छे रिसोर्सेज हो, मशीनरी वगैरह हो, आपके पास कितना ही पैसा हो, क्योंकि ये लोग ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये लोग ही होते हैं जो फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। कहते हैं कि जो प्री लेबराइज एरिया होता था ना इंडियन कंपनीज का, उसमें इन पर इतनी ज़्यादा टेंशन वगैरह पे नहीं की जाती थी, इन्हें ज़्यादातर तो इग्नोर ही कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लेबराइजेशन आया, उसमें चेंजेस हुए और ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, वो डेवलप होने लगे। ठीक है, इसमें ना दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक, फर्स्ट क्या होता है कि एक अटैम्प्ट की जाती है कि हम लिंक करें ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज़ को, प्लान्स को कॉरपोरेट से और जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं उनसे। दूसरा है जो ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर दे दो मेजर ग्रुप्स में, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। ठीक है, कहता कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशनल फंक्शंस वगैरह हैं उनको पास लिया कम्प्लीटली अडोप्ट करती हैं। तो यही बता रखा है इसमें कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके लिए हम क्या क्या स्टडी करेंगे प्लान्स में। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है, कि राइट पर्सनल की रिक्रूटमेंट, और फिर डेवलपमेंट सिस्टम, फिर अप्रेजियल और मोटिवेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये सारे पॉइंट्स हमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पर्सनल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में। तो रिक्रूटमेंट, आप रिक्रूटमेंट से क्या समझते हो? भाई लोगों को इनवाइट करना एप्लीकेशन वगैरह भेजने के लिए, ताकि हम बेस्ट पर्सनल का छाट सकें। ठीक है, तो क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के बारे में और इन्हें स्टिमुलेट करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन भेजो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। ठीक है, और फिर इसके बाद जब एप्लीकेशन आ जाती है तो हम उन्हें स्क्रूटनाइज करते हैं, जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसे चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है मैच करना जॉब को और इंडिविजुअल को, क्योंकि देखो अगर किसी इंडिविजुअल को हमने अपॉइंट कर लिया लेकिन उसके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस जॉब की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस जॉब पर हमें पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब पर किस स्किल की चाहिए और इन जो भी इंडिविजुअल वगैरह उसमें जो स्किल्स उनको मैच वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो यही बता रखा है। जैसे इसमें 3 कंपनीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस, कि तीनों ना एक टाइप से जाने जाते हैं ग्रेट कलेक्टर ऑफ बेस्ट पर्सनल की अच्छे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको चूज़ करने के मामले, उनको सिलेक्ट करने के मामले में जानी जाती है। ये इनके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं। अब आता है डेवलपमेंट सिस्टम। कहते हैं कि आज का टाइम है बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, डेवलपमेंट है ना पर्सनल का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर हमने बेटर मैच करना इन्वायरमेंट के साथ, लगा लो आज आपके एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन कल नई टेक्नोलॉजी आ जाए, मशीनें आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्रेन तो करना पड़ेगा, डेवलप तो करना पड़ेगा। तो ये बता रखा है कि उन्हें ट्रेन करना ताकि वो परफॉर्म कर पाएँ जो भी चेंजमेंट हो रहा है फ्यूचर में। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फ्यूचर की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बता रखा है, इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो ट्रेनिंग मेथड क्या होगा, दूसरा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वो उनकी इंटेंसिटी, मतलब टाइम पीरियड वगैरह कितना होगा, कितने कितने टाइम में देनी है। ठीक है, मैनेजरियल और ऑपरेशनल दोनों पे। तो देखो ट्रेनिंग मेथड को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब होता है काम करते करते सीखना, और ऑफ द जॉब होता है अलग से कोई इंस्टीट्यूट वगैरह स्टैब्लिश करके वहाँ पे मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो भी मतलब हमने रिक्रूट किए हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अलग से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके। जबकि ऑन द में उसी जॉब पर काम करते करते उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और भी ट्रेनिंग मेथड जैसे इन्हीं के ही पार्ट अप्रेंटिसशिप, वेस्टिब्यूल, स्कूल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आते हैं कॉन्फ्रेंस केसेस, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट गेम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन बास्केट एक्सरसाइज, सेंसिटिव ट्रेनिंग, ये सब। इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए? तो देखो जो इंटेंसिटी है ना ट्रेनिंग की, उसमें आते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयज जिनको हमें ट्रेनिंग देनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ट्रेनिंग की, सोर्सेज ऑफ रिसोर्स जो भी हमें इम्पार्ट करने ट्रेनिंग के टाइम पर, वो सब देखा जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जब भी मतलब कहता है कि वाइल ऑपरेटिव नीड स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिलीवेंट टू देयर इमीडिएट जॉब मैनेजर पर्सनल नीड ट्रेनिंग। हाँ, नॉर्मल सी बात है, जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड देंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, फ्यूचर को भी ध्यान में रखेंगे अगर कोई नई मशीन वगैरह आ रही है वो सब। ठीक है,
फिर आ जाता है हमारा अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल सिस्टम का मतलब होता है इवैल्यूएट की जाती है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन में, किस पर्पज़ से, ताकि भैया हमें अच्छा फीडबैक मिले, उनकी सैलरी बढ़ाएं या नहीं, उनको प्रमोशन वगैरह दें या नहीं, ट्रेनिंग वगैरह और आगे देने की ज़रूरत है नहीं, ये सब। ठीक है, क्योंकि जब हम उनको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनमें कितनी इफिशियंसी इंक्रीज हुई, क्या स्किल्स डेवलप हुई, वो सब। तो कहता है कि जो करंट फोकस होता है ना इसमें, वो होता है ट्रेनिंग पे और डेवलपमेंट पे एम्प्लॉयज़ के, ताकि भाई वो जो भी हमारी फ्यूचर में जो भी असाइनमेंट हमें देंगे, काम वगैरह देंगे, वो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, कैपेबल हो जाए उनको पूरा करने के लिए। बहुत सारे मेथड होते हैं चेक करने के, दो पार्ट में बताया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में तो आ जाते हैं रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, चेकलिस्ट, ग्राफिक स्केल, फील्ड रिव्यू। और मॉडर्न में आ जाते हैं रिजल्ट, बिहेवियरली एंकर्ड, रेटिंग स्केल्स, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल। तो ज़्यादातर तो यही फेमस है। ठीक है, मोटिवेशन सिस्टम होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उन्हें मोटिवेट करना, उनकी जो भी अर्जीज है, ड्राइव्स है, डिजायर्स है, एस्पिरेशंस है, स्ट्राइविंग्स है, नीड्स हैं, ठीक है, कंट्रोल करना, ताकि भाई उनके जो भी वुमेन बिहेवियर है वो इस तरह के काम करे, हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह अचीव हो। इसमें दो वर्ड बताए, एक होता है मोटिव, एक होता है मोटिवेटिंग। तो मोटिव क्या होता है, किसी भी पर्सन की हिडन विल पावर होती है जो उसे इनकरेज करते हैं कि भाई तू काम करने के लिए, मतलब काम कर, ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करते, मतलब ये उसकी हिडन विल पावर जो वो चाहता है, डिजायर वगैरह है जो उसके अंतर्गत है। जो कि मोटिवेटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत वो ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव करने के लिए मोटिवेट रहता है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में एंगेज रहते हैं। ठीक है, ताकि भाई वो ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करें। फिर आता है इंसेंटिव सिस्टम। इसी में ही मोटिवेशन में इंसेंटिव सिस्टम हमारा फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसेंटिव होते हैं ना वो मोटिवेशन का एक पार्ट है। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को ना कुछ इंसेंटिव देकर मोटिवेट करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करें। तो यहाँ पे तो हमारे मतलब मॉनेटरी जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि नॉन फाइनेंशियल पे। तो देखो इसके फीचर क्या है इंसेंटिव सिस्टम के, एक तो ये मॉनेटरी फॉर्म में है, मॉनेटरी फॉर्म में मेजर है। जो इंसेंटिव वगैरह वो मोटिवेट करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। जो इंसेंटिव है वो लिंक करते हैं परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल की और ग्रुप बेसिस की, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, और कहता है कि बहुत सारी फॉर्म ऑफ इंसेंटिव होती है, लेकिन पीरियोडिकल सैलरी में बढ़ोतरी करती, जो भी सैलरी वगैरह देनी, बोनस वगैरह दे दिया, कमीशन वगैरह देने लगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप वगैरह। तो मतलब ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस किस प्रकार के आप इंसेंटिव ले सकते हो। जैसे इंसेंटिव को फिर स्ट्रेटजी से जोड़ना बता रखा है कि ग्रोथ करने के लिए, मैच्योरिटी के लिए, डिक्लाइनिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसी से ही हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, और अलाइनमेंट करने के लिए जो भी कंपनसेशन स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, कंटेंट वगैरह इन स्ट्रेटजीज का। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रोथ की तरफ एक्सेसर होगी। फिर आते हैं कि मोटिवेशन फॉर रिटेनिंग पर्सन, मतलब एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए क्या क्या मोटिवेशन के हम तरीके अपना सकते हैं। तो कहता है कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेनिंग दी लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर चला गया, खर्चा भी लगा, एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए भी खर्चा लगा, फिर वो चला जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखो एक तो करो पैकेज फॉर लॉन्ग टर्म स्टे, मतलब जब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो ना तो लंबे समय के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई यहाँ इतने टाइम तक हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो वही रहेगा। जैसे लॉन्ग टर्म पैकेज में आ जाता है प्रमोशनल रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव वगैरह लंबे पीरियड तक। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि ये एक नया मेथड है जो मतलब अभी अडोप्ट किया गया है एम्प्लॉयज़ को बनाए रखने के लिए। इसके अंतर्गत है ना शेयर दे दी जाते हैं कंपनी के एक स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ उस पीरियड से पहले चला जाता है तो जो भी बेनिफिट है इन शेयर्स के वो कौन कंपनी ले लेती है। ठीक है, इसलिए भी वो बने रहते हैं। फैंसी डेजिग्नेशंस, इसमें क्या बता रखा है, जो रिसेंट फिनोमिना है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो किस पर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर पर। इज ए ऑफर फैंसी एंड इम्पोर्टेंट साउंडिंग डेजिग्नेशंस टू एम्प्लॉयज़ फॉर रिटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेजिग्नेशन ये ऑफर करते हैं बिना उनके जॉब कंटेंट को चेंज किए, ये जो डेजिग्नेशन है मस्ट एट वेराइंस विद देयर नेचर ऑफ वर्क, मतलब उसके जो भी काम का वर्क, मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसका जो भी नेचर वगैरह उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, उन्हें मतलब ऐसी उपाधि दो, ऐसी जॉब वगैरह दो जो अट्रैक्टिव लगे, फैंसी लगे, जिससे वो सेटिस्फाई हों। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय सोसाइटी का पार्ट है, वो सोसाइटी में अपना इंप्रेशन वगैरह क्रिएट कर। फैंसी का मतलब यही है कि भाई एक अच्छी पोस्ट हो, नाम वगैरह वाली
फिर आता है परसुएशन, जो की एम्प्लॉयज होते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को परसुएड करने चाहिए रिमेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ताकि जब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है वो कैसे भी हो सकता है भाई, इंसेंटिव वगैरह दे के या कुछ भी। फिर इसमें आते हैं, ये देखो डेजिग्नेशंस के नाम बता रखे कुछ, इंडियन कंपनीज में क्या बोलते हैं, एमएनसीज में क्या बोलते हैं। फिर आती है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया में वो भी अट्रैक्ट किए जाते हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन, क्योंकि जो इंक्रीज यूनियाइजेशन ऑफ लेबर, क्योंकि जो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन है वो ना यूनिटी बना रही हैं, एक्सपेक्टेशन है वर्कर्स की वो बढ़ती जा रही हैं। देयरफॉर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ट्राई करनी चाहिए कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह मेंटेन रहे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन पॉलिसी होती है उसका एम होता है सेफ गार्ड करना, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स वगैरह हैं उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना, ठीक है, सिक्योर करके हाईएस्ट लेवल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अवॉइड करना, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को, स्ट्राइक वगैरह को, प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना, सेटिस्फाई करना वर्कर्स को, मैनेजमेंट को, दोनों को ओवरकम मतलब कंट्रोल करना जो भी रेसिस्टेंस वगैरह हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड वगैरह दिए गए हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पर्सनल्स वगैरह की जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑपरेशंस, प्लान एंड पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।